हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था या लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट इसे कहते हैं जिसे हिंदी में स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। यानी कि इसको जैसे कि केंद्र के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अंदर भी और भी छोटे छोटे गवर्नमेंट्स आ जाती है। यानी कि इसको चलाने के लिए डिसेंट्रलाइज करा जाता है, तो उसको ही लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ये बहुत समय से चला आ रहा है, एनिसेंट टाइम से इसकी शुरुआत हो गई थी। और अंग्रेज़ों ने भी, इंग्लैंड ने भी इस पे ध्यान दिया था, जिसमें से कि लॉर्ड रिपन जो थे उनको रेजोल्यूशन उन्होंने करा 1882 में। और इसको सबसे पहले जो इसका यूज़ किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट का जो यूज़ किया गया था वो सबसे पहले मद्रास में किया गया था। और ये इसलिए किया गया था ताकि जो पावर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। और इसके जो सपोर्टर थे पंचायती राज व्यवस्था के, वो उसमें थे गांधी जी और दादा भाई नौरोजी। और इसके जो अगेंस्ट में थे, पंचायती राज व्यवस्था के जो अगेंस्ट में थे, वो थे B.R. अम्बेडकर। इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और इसको आर्टिकल 40 के अंदर डाला गया। यानी कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में अगर आप पढ़ते हैं या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो उसको आर्टिकल 40 में डाला गया, जिसको DPSP के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसको DPSP में शामिल किया गया। इसका मीनिंग ये है कि DPSP में शामिल होने का, इंक्लूड करने का मतलब ये है कि ये किसी भी स्टेट पर इसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे अपने स्टेट के अंदर, बल्कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको करने के लिए एबल है या योग्य है तो वो इसको अपना यूज़ कर सकती है। अगर वो इसको करने के लिए एबल नहीं है तो उसको यूज़ नहीं कर सकती है। यानी कि नहीं कर सकती है का मतलब कि अगर चाहती है तो कर सकती है, अगर वो योग्य है, सक्षम है, तब उसका लोकल गवर्नमेंट को यूज़ कर सकती है इसके सिस्टम को। अगर नहीं है इसमें सक्षम वो करने के लिए तो लोकल गवर्नमेंट को वो अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी अगर वो नहीं चाहती तो। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को स्टेट की गवर्नमेंट की इच्छा पे छोड़ दिया गया कि वह उसको अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे अप्लाई करने का या उसे लागू करने का मेन रीज़न ये था कि जो ये पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज हो सके। यानी कि सबको वो छोटे से छोटे लेवल पर, ये जो सत्ता का ये जो पोस्ट है उसका मतलब वो पावर सबके पास पहुंच सके, सेंटर से लेकर छोटे से छोटे लेवल तक। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। पहला जो पंचायती राज व्यवस्था को इनॉग्रेट किया गया वो राजस्थान के नागौर ज़िले में यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू किया गया। शुरुआत वहाँ से हुई इसकी। और इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के राजस्थान में इसको फर्स्ट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था वो राजस्थान के नागौर में हुआ था। पर फिर भी इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं दिया गया। इस पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज सिस्टम को कई समय में तो ये थोड़े से छोटे से तौर पे ये शामिल रहा। इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप देने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ हुई, जिसमें से कि फर्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में इंट्रोड्यूस होती है थ्री टियर पंचायत सिस्टम में, जिसके अंदर शामिल होते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उसके 20 साल बाद अशोक मेहता कमेटी भी आती है सामने, जो कि 2 टियर पंचायती सिस्टम को
इंट्रोड्यूस करती है कि 3 की जगह 2 होने चाहिए, जिसके अंदर जिला परिषद होते हैं जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं, और मंडल पंचायत को शामिल किया गया जिसे ग्रुप ऑफ विलेज कहते हैं। यानी कि अशोक मेहता कमेटी जो कि 1977 में हुई थी, उसके अंदर जिला परिषद को और मंडल पंचायत को जोड़ा गया। उसके बाद आती है जीवी के राव समिति 1985। इसके अंदर एक देखा गया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको ग्रास रूट्स पे, ग्रास विदाउट रूट्स यानी कि बिल्कुल ही छोटे लेवल से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, उसको उसमें स्टार्ट होना ही चाहिए। तो जीवी के राव समिति में इस बात पे फोर्स किया गया 1985 के अंदर। उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति आती है, यानी कि एल.एम. सिंघवी कमेटी आती है 1986 के अंदर, जिसके अंदर 3 बातों पर ध्यान दिया गया था कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड किया जाए। सेकंड, मोर फाइनेंस, यानी कि उनको फाइनेंस ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाए उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, और साथ ही साथ जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं ईच स्टेट में, हर एक स्टेट में, जो कि उनके मैटर को, जो कि इलेक्शन से रिलेट करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, और अदर मैटर जो है रिलेटिंग फंक्शनिंग, यानी कि पंचायती राज के इलेक्शन साथ ही साथ उसके फंक्शन यानी कि कार्य काम के लिए हर एक स्टेट के अंदर जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाए। तो ये 3 बातें एल.एम. सिंघवी कमेटी में 1986 के अंदर सामने आई थी। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड पंचायती राज सिस्टम को कौन सी कमेटी द्वारा किया गया था, तो किसमें आवाज़ उठाई गई थी? एल.एम. सिंघवी कमेटी के अंदर। और एल.एम. सिंघवी कमेटी के अंदर ही 3 टायर पंचायती सिस्टम को के लिए भी बात की गई थी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति में जो बात की गई थी वो एल.एम. सिंघवी कमेटी में भी 3 टायर पंचायत सिस्टम के बारे में बात की गई थी। फिर एल.एम. सिंघवी कमेटी को, जब एल.एम. सिंघवी ने ये बात करी कि इनको पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को अमेंड किया गया। इसके अंदर इससे पहले राजीव गांधी जी ने भी आवाज़ उठाई थी और पर वो पास नहीं हो सका था। तो फिर उसके बाद आते हैं एल.एम. सिंघवी, उनके बाद ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आता है। इसके जो मेन बातें ये थी कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, और इसी के अंदर ऐड किया गया पार्ट 9 जिसके अंदर द पंचायत को जोड़ा गया, और 11 शेड्यूल जिसमें कंसिस्ट किए गए 29 फंक्शन को पंचायत के। यानी कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 9th पार्ट 9th कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया पंचायत के लिए, और 11th शेड्यूल आता है सामने जिसके अंदर 29 फंक्शंस को पंचायत के सामने किए गए कि उनके 29 फंक्शंस थे। इसके अंदर पार्ट 9 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 243 टू आर्टिकल 243O। इसके अंदर जो पार्ट 9 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन्स किए गए थे 243 से लेकर 243O तक, ये आपको बात ध्यान रखनी है। कौन से आर्टिकल में पंचायती राज सिस्टम के बारे में देखा गया? 243 से 243O तक इसको देखा गया, इसके अंदर शामिल की गई बातें। और 3 टायर सिस्टम को अप्रूव किया गया। 2 लेवल पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, तब वह विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही पंचायत को बना सकता है। पर अब के समय में 20 लाख से ज़्यादा ही पॉपुलेशन है, तो सब जगह ही पंचायती सिस्टम को ही अप्रूव किया गया। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स क्या है? विमेंस के लिए 1/3 मिनिमम सीटों को रखा गया, और पॉपुलेशन रेशियो SC ST के लिए रखा गया, यानी कि SC ST को
पॉपुलेशन के आधार पर ही, पॉपुलेशन रेशियो के बेस पे ही रिजर्वेशन दिया गया था, विमेंस को 1/3। और एक ऐसा राज्य, आपसे अगर पूछा जाए कि एक ऐसा राज्य बताओ जिसने सबसे पहले विमेंस के लिए 50% रिजर्वेशन की बात कही, तो सबसे पहले 50% रिजर्वेशन की बात बिहार राज्य ने करी थी, उसके बाद सभी राज्यों ने करी, यानी कि सबसे पहले बिहार ने करी। और बातें कौन सी शामिल की गई इसमें, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इलेक्शन स्टेट कमीशन है, यानी कि पंचायती राज सिस्टम में इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन स्टेट कमीशन कराएगा। और इसमें ड्यूरेशन कितनी है, 5 ईयर्स की है। और अगर ये डिसॉल्यूशन हो जाए इसका, यानी कि ये भंग हो जाए, तब 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर इसके इलेक्शन करवाए जाएंगे। और पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उसकी उम्र 21 साल हो सकती है, जैसे कि लोकसभा में 25 साल है और राज्यसभा में 30 साल की उम्र होती है, पर पंचायती राज व्यवस्था में 21 साल की उम्र है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स, और एक स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाया जाएगा हर एक 5 साल में गवर्नर के द्वारा। अब स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत क्या होता है, 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज आप देख सकते हैं। पहला है विलेज लेवल होता है, सेकंड ब्लॉक लेवल होता है, थर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। विलेज लेवल में जो उसका मेन होता है वो मुखिया होता है, मुखिया कहलाया जाता है, वैसे तो हेड बोलेंगे इसको इंग्लिश में, पर इसको मुखिया कहा जाता है। ब्लॉक लेवल में होता है प्रमुख कहलाया जाता है, जो उसका हेड होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हेड होता है वो अध्यक्ष कहलाया जाता है, जिसे इंग्लिश में चेयरमैन कहा जाता है। विलेज लेवल में जो मुखिया होता है, ठीक है, तो विलेज लेवल में जो काम होता है, वर्किंग एट विलेज लेवल, इसके अंदर जो काम होता है विलेज लेवल में वो सिर्फ विलेज लेवल के अंदर अंदर ही काम होता है। और जो ब्लॉक लेवल का काम क्या होता है, डिस्कसिंग द एनुअल प्लान्स of the gram panchayat and presenting the plan to the district council, यानी कि विलेज लेवल का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाने का काम या प्रेजेंट करने का काम ब्लॉक लेवल का है, ठीक है। विलेज लेवल का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाने का काम ब्लॉक लेवल का होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या करता है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन करता है और सुपरवाइज करता है। वहीं दूसरी ओर विलेज लेवल में जो हेड होता है, इसमें मुखिया हमने पढ़ा, और जो उसके क्रिमिनल और सिविल केसेस को जो संभालता है उसके हेड को सरपंच कहा जाता है। ये जो सरपंच है क्रिमिनल एंड सिविल केसेस देखते हैं सिर्फ विलेज लेवल पे, और इसके अंदर केसेस कहाँ तक के आते हैं, अप टू 10,000 तक के रुपीज़ तक के केसेस यहाँ पर देखे जाते हैं, लड़े जाते हैं। और विलेज लेवल का जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि प्रत्यक्ष होता है। ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन इसके अंदर देखे जाते हैं। तो ये जाना अपने पंचायती राज सिस्टम के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।